सर मैं कमिंग? यस। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रजनीश है? यस सर। रजनीश, थोड़ा परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम रजनीश पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से आता हूँ। ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स में पूरी की। उसके बाद से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आपके कॉलेज का क्या नाम बताया आपने? देशबंधु कॉलेज सर। देशबंधु किनको बोलते हैं देशबंधु? सर जो देश के लिए अच्छा करते हैं, एक उपाधि के तौर पे भी कुछ लोगों के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास जी, लेकिन इनके ये नाम ही था। देशबंधु गुप्ता जी थे, दिल्ली के एक राजनेता थे, उनके लिए इनका नाम ही था। और दीनबंधु कौन है? सर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के लिए इस उपाधि का प्रयोग कई जगहों पर किया है, दीनबंधु के रूप में, जो कि दीन दुखी जो लोग हैं कोई उनकी। ऐसी पंक्ति बता सकते हैं रामचरितमानस की जहाँ दीनबंधु शब्द का प्रयोग राम के लिए किया गया हो? सर मैं ये पंक्ति नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका प्रयोग उन्होंने किया है उनके ऊपर। और भगवान राम के लिए उन्होंने और किन शब्दों का प्रयोग किया? कुछ ऐसे विशेषण जो बहुत ही यूनिक किस्म के हैं। सर एक किसी विशेषण जो बहुत ही यूनिक है, वो गरीब नवाज का कई बार प्रयोग किया उन्होंने। इसके अलावा कृपा निधान एक विशेषण और प्रयोग करते हैं। उसके अलावा रघुकुल नायक। आप इतने अच्छे उम्मीदवार हमें लग रहे हैं, फिर आपने मैथमेटिक्स छोड़ के हिंदी साहित्य क्यों लिया? क्या मैथ्स मतलब आपके साथ न्याय नहीं कर पाया, या आप नहीं कर पाए उसके साथ? सर मैं मैथ्स के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। जब मैंने ग्रेजुएशन में चूज किया था तो मैंने अपनी स्कूल की मैथ्स की परफॉर्मेंस को आधार बनाया था, लेकिन जो एकेडमिक मैथमेटिक्स थी उसके साथ मैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर उसको मैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहा था। और हिंदी को मैंने सिलेबस देखा उसका, और पीछे मेरा हिंदी माध्यम से पढ़ने लिखने का रहा था, तो थोड़ा बहुत परिचित भी था हिंदी से मैं, इसीलिए हिंदी को एक अंकदायी सब्जेक्ट के रूप में आधार बनाया मैंने। रजनीश शब्द का मतलब क्या होता है? सर रजनीश शब्द का मतलब होता है चंद्रमा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो रात्रि का ईश्वर के रूप में इसका अर्थ निकलता है। तो यदि हम रजनीश का अर्थ चंद्रमा करें तो हमने रजनीश को कैसा शब्द माना? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़? योग रूढ़ कहूंगा मैं, क्योंकि इसका रात्रि का ईश्वर का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इसको यौगिक शब्द मान लें तो रजनीश के क्या क्या अर्थ संभव हैं? सर इसका एक अर्थ ये हो जाएगा कि फिर कोई राजा जैसा व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा ये चीज हो सकता है कि कोई नकारात्मकता को दूर करने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर वो योग रूढ़ हो जाएगा। सर ये राजा वाला मैं सोच पा रहा हूँ। ओशो रजनीश को लेकर भारतीय समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, जिज्ञासाएं भी रहती हैं। उनके जीवन के बारे में एक वेब सीरीज बहुत प्रसिद्ध हुई हाल ही में। क्या आपने वेब सीरीज देखी है वो, या नाम सुना है? सर मैंने देखी नहीं, मैं उसको नाम सुना है? सॉरी सर, मैंने नाम भी नहीं सुना। क्या डिस्प्यूट थे उनको लेकर? अगर मैं आपसे पूछूं ओशो रजनीश का दर्शन क्या था, तो 3-4 बातें उनके दर्शन के बारे में, और 2-3 बातें क्या डिस्प्यूट्स रही उनके साथ, उसके बारे में बताइए। सर जो उनका दर्शन था वो परंपरागत जो संस्थागत धर्म है, खासतौर से हिंदू धर्म है, उसके जो रूढ़ियां हैं, उसमें जो कर्मकांड उसके विरोधी थे। उनका जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं, खासतौर से यौन प्रवृत्तियां, उसको खुलेपन से स्वीकार करने के समर्थक थे। अगर मैं सर विवादों की बात करूं तो उन्होंने एक रजनीशपुरम जैसा शहर बनाया था अमेरिका में। कहाँ अमेरिका में? सर अमेरिका के किस प्रांत में बनाया था वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन रजनीशपुरम नाम का एक प्रांत बनाया था। वहाँ पे कुछ वहाँ की सरकार के साथ उनके विवाद रहे थे। फिर उनका जो एक आश्रम है पुणे में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वहाँ भी कुछ इशूज रहे थे, सरकार के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। फिर उनकी मृत्यु से संबंधित भी कुछ विवाद की स्थितियां रहती। क्या विवाद था? सर उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर था कि उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया, इस प्रकार की कुछ कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज भी आती रहती। उत्तर प्रदेश और गुजरात में पटेल समुदाय पिछले कुछ समय में काफी आंदोलनों के लिए विख्यात रहा, विशेष रूप से गुजरात का पाटीदार मूवमेंट। यस। आपको क्या लगता है कि जो अन्य पिछड़े वर्गों का आंदोलन है, वह आंदोलन दरअसल पिछड़ेपन से उपजता है या प्रभुत्व की कोशिशों के रूप में उभरता है? सर अगर मैं गुजरात के आंदोलन को आधार बनाऊं तो उसमें एक जो मैं इस पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि उन्होंने एक संख्या बल को और अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं एक आधार बनाया राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि वैसे वहाँ पे उनकी स्थिति इतनी पिछड़ी नहीं थी जितनी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उस समुदाय के लोगों की थी। तो एक कारक के रूप में इसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है? सर किसी भी घटना को उसको प्रोबेबिलिटी को पता करने के लिए या फिर उसको प्रोजेक्ट करने के लिए क्या रिजल्ट हो सकता है, जो हम एक मॉडल तैयार करते हैं मैथमेटिक्स के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे, आंकड़ों के आधार पर, उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इंटरपोलेट करना, एक्स्ट्रापोलेट करना और मैथमेटिकल मॉडलिंग करना, इनमें क्या अंतर है? सॉरी सर, मैं इसका रजनीश, आपने एडीआर में काम किया है? यस सर। एडीआर का उपयोग अर्थव्यवस्था में भी होता है, खासतौर पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों, उनके लिए। क्या होता है एडीआर का मतलब? सर एक एडीआर, मैं उस सिक्योरिटीज वाले एडीआर का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन दूसरा जो एडीआर होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, उसका अच्छा, सिक्योरिटीज वाले का मतलब मैं याद नहीं कर। अच्छा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है? यस सर। क्या होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट? सर एक अमेरिकन मूल्य, अगर हम किसी भी, सर एग्जैक्टली मैं उसको टर्म को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अमेरिकन मूल्य की निवेश से संबंधित होता है ये, वो अमेरिकन करेंसी में जो हम निवेश करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ एग्जैक्ट उसके टेक्निकल डेफिनेशन को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये मसाला बॉन्ड भी एक चीज होती है, वो भी प्रतिभूति होती है?
वो क्या होता है? सर अगर हम निवेश के लिए इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इंडियन करेंसी में किसी निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश में जब हम बॉन्ड को जारी करते हैं तो उसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, मतलब जो निवेश करने वाला है उसको रुपया देना पड़ता है। यस सर। ठीक है। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है? सर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में खासतौर से डॉलर मेन करेंसी के रूप में यूज होता है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड से जब हम कलेक्ट करते हैं किसी अमेरिकन या फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट की जगह वर्ल्ड वाइड जब इसका विस्तार होता है तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कह सकते हैं। अच्छा, आजकल दुनिया में कई सारे उद्योगपतियों के अमीरी क्या सोपानक्रम तय किया जाता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर हैं, दूसरे अमीर हैं। वो उनके बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर होता है, और बाजार में अगर प्रतिभूति का मूल्य गिर जाता है तो सोपानक्रम में वो नीचे चले जाते हैं, अगर मूल्य बढ़ गया तो सोपानक्रम में ऊपर आते हैं। अमीरी का इस प्रकार से आकलन करना कितना यथार्थपरक है? सर इस तरह के कुछ रिपोर्ट से कुछ संस्थाएं पब्लिश करती हैं, और इसमें पूरी रियलिटी तो नहीं होती, क्योंकि एक बेसिस होता है जिनके स्टॉक्स किस रेट पे उस समय बिक रहे हैं। जैसे कि अभी कल की घटना है कि इसमें अडानी शेयर्स के मूल्य गिर गए हैं, तो फिर उनकी जो स्थिति है जो कि विश्व के तीसरे स्थान पर थी वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। तो अगर वो मूल्य के धारक हैं तो इस हिसाब पर कह सकते हैं। वो किस पायदान पे आ गए? सर अभी की रैंकिंग मुझे उनकी नहीं पता है। 7वें पे आ गए। ठीक है। अच्छा, आपने ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की थी। यस सर। ये ललित कला अकादमी कब स्थापित हुआ था, क्या काम है इसका? सर ललित कला अकादमी की स्थापना 1950 के आसपास हुई थी, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता सर। इसको उत्तर प्रदेश की एक सरकारी संस्था है जो कि उसके संस्कृति का और कला मंत्रालय का। ललित कला कहने से क्या किस चीज का बोध होता है? सर जिसमें वो ऐसी कलाओं का जो समूह जो कि सौंदर्य पक्ष को ज्यादा जोर देता है, एस्थेटिक ब्यूटी को ज्यादा जोर देता है, उनको ललित कलाओं के अंदर। तो अन्य कौन सी कलाएं हो सकती हैं जो सौंदर्य पर ध्यान नहीं देती? सर जैसे कि साहित्य लेखन हो एक कला मान सकता हूँ मैं, स्पोर्ट्स को भी एक कला मान सकता हूँ। साहित्य सौंदर्य पे ध्यान नहीं देता? सर सौंदर्य पक्ष हावी होता है, लेकिन मुख्य रूप से वो सौंदर्य पक्ष एस्थेटिक ब्यूटी। अच्छा, ललित कला अकादमी के साथ साथ कुछ एक अन्य संस्थाएं भी स्थापित हुई थी। कितनी संस्थाओं की कल्पना सरकार ने एक साथ की थी? सर नाट्य कला अकादमी थी, उसके अलावा और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाट्य। अच्छा, यूपी में बेरोजगारी बहुत कम हो गई है अन्य प्रांतों हरियाणा राजस्थान के मुकाबले, क्या कारण है? सर उत्तर प्रदेश पे जो अभी आंकड़ा आया CFIE का, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2022 में बजट दिया था उसमें 3% लेके 4% के आंकड़े हैं। उसमें सर दोनों तरफ के कारण हैं। एक तो सरकार ने भी जो निजी निवेश है उसके तहत रोजगार प्रदान किया है। अगर मैं 2022 के बजट के आंकड़े की बात करूं तो 1.5 करोड़ रोजगार निजी क्षेत्र में निर्मित हुए हैं, 50 लाख रोजगार लगभग स्वयं के स्तर पर, और उसके अलावा लगभग 5 लाख पिछले 5 साल में सरकार ने सैलरी बेस्ड रोजगार सरकारी सृजित किए हैं। तो ये रोजगार परक जो आर्थिक प्रगति है यूपी में, क्या इसको पूरे देश में एक मॉडल के रूप में अपनाना चाहिए? सर इसमें मॉडल के रूप में मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि क्वालिटी वाइज इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे कि इसकी जो 85% रोजगार निर्मित हुआ, या तो वो स्वयं रोजगार है या फिर निजी क्षेत्र में ऐसा रोजगार है जहां पे लोग हो सकता है कि अपने कार्य से संतुष्ट ना हो और अधिक संभावनाओं के अभाव में उस कार्य को करने में मजबूर हों। और सैलरीज जो एम्प्लॉयज हैं वो केवल 15% के आसपास हैं सर, तो इसलिए मैं इसको एज ए मॉडल नहीं प्रमोट करना चाहूंगा। अच्छा, लेकिन एकदम से बेरोजगार होने से तो अच्छा है। कुछ सरकारें बेरोजगारी भत्ता देने का सोच रही हैं। बेरोजगारी भत्ता दें या साधारण गुणवत्ता वाला रोजगार दें, ये दो विकल्प अगर बीच में चुनना हो तो क्या बेहतर है? सर मैं बेरोजगारी भत्ता को नहीं चुनूंगा, साधारण गुणवत्ता वाला रोजगार ही चुनूंगा। तो उस लिहाज से यूपी मॉडल अच्छा है? ये सर इस लिहाज से अच्छा मानूंगा। तो क्या कारण है केंद्र सरकार यूपी मॉडल को नहीं अपना रही है? इसमें स्किल्ड लेबर की जो सरकार ने कुछ यूपी के मॉडल को अपनाया है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी स्कीम्स हैं, उसको केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर प्रमोट करने का प्रयास किया है। इसके अलावा सर केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाओं को राज्य सरकार ने अपनाया, वहां से सीखा। जैसे कि स्टार्टअप पॉलिसी जो थी उसके आधार पर रोजगार को प्रयास किया जा रहा है। जो स्किल इंडिया मिशन था, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार कुछ अपना रही है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाकर रोजगार की स्थिति में सुधार किया है। जैसे कि स्किल इंडिया मिशन जो था, मतलब बाकी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की योजना को कारगर रूप से लागू नहीं कर पा रही है, इसलिए वहां बेरोजगारी ज्यादा है। जैसे हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी है। इसका मतलब केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को हरियाणा सरकार कारगर रूप से लागू नहीं कर पा रही है। सर मैं हरियाणा में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके कारणों के बारे में अवगत। कोई बात नहीं, धन्यवाद।